नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में। अगर आप बीए के तृतीय सेमेस्टर में हैं यानी कि थर्ड सेमेस्टर में और आपका सब्जेक्ट है गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, तो आपको पढ़ना पड़ता है एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे एडवांस न्यूट्रिशन यानी उन्नत पोषण और ह्यूमन डेवलपमेंट को हिंदी में मानव विकास कहते हैं। किस तरीके से मनुष्य का विकास होता है और बच्चे से लेकर के एक वयस्क तक विकास किस किस अवस्था में और किन किन चीजों में होता है, पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। एडवांस न्यूट्रिशन क्या है, तो शुरू की 4 इकाई एडवांस न्यूट्रिशन की और लास्ट की 4 इकाई दोस्तों है ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो आज हम पहले वीडियो के अंतर्गत यानी कि यूनिट नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम यह भी आपको बताएंगे कि कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, यानी सिलेबस डिस्कशन भी मैं करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बेसिकली चैप्टर संख्या 1 होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक यूनिट में कम से कम 4 चैप्टर या 5 चैप्टर होते हैं जनरली। तो इन सभी 4-5 चैप्टर को हम एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करूंगा। तो लंबी वीडियो हो सकती है, उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये 2027, 28, 29 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे चाहे 27 में पेपर दे चाहे 28 में दे, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पेपर देने जा रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है, हैंड रिटन नोट्स है, बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीजें समझाई गई हैं। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न भी लास्ट में हम रखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी शामिल होंगे और अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप पढ़ते मतलब किसी के साथ ही में देख लेंगे। एमसीक्यूज में हर एक यूनिट के 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी तैयार किए गए हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला मैंने रखी है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं होम साइंस के सिलेबस के बारे में बीए के थर्ड सेमेस्टर में। आइए देखते हैं इकाई संख्या दोस्तों 1 में क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है, सब कुछ बारीकी के साथ हम आपको बताएंगे। इकाई संख्या 1 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मित्रों। यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है भोजन नियोजन के बारे में, यानी कि मील प्लानिंग किसे कहते हैं। तो मील प्लानिंग आपको पढ़नी है इकाई संख्या 1 में। भोजन क्या होता है, भोजन का नियोजन क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, महत्व हमको समझना है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम यहाँ देखेंगे भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, जैसे आयु के हिसाब से भोजन आपको करना चाहिए, आपका कितना पैसा आप कमाते हैं, आप किस जो है एरिया के हैं, यानी आप महिला हैं कि पुरुष हैं, आप किस एज ग्रुप के हैं, आप कौन सा काम करते हैं, सभी के लिए अलग अलग जो है भोजन का जो है व्यवस्था की जाती है। तो उसी को मील प्लानिंग कहा जाता है। तो कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो कि भोजन को प्रभावित करते हैं। संतुलित आहार, फिर इसके बाद में बैलेंस डाइट हम चर्चा करेंगे। तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर आरडीए, अनुशंसित दैनिक आहार मात्रा, यानी एक दिन में एक व्यक्ति को कितना खाना चाहिए, एक वयस्क को कितना खाना चाहिए, एक डॉक्टर को, एक बच्चे को, एक वृद्ध को, एक महिला को कितना भोजन ग्रहण करना चाहिए, और उस भोजन में कितनी विटामिन, कितने खनिज लवण, कितने जो है आपको प्रोटीन्स की जरूरत होती है एक दिन में। इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इकाई संख्या 1 जैसे आपकी कंप्लीट होगी, इकाई संख्या 2 में हम लोग प्रवेश करेंगे। इकाई संख्या 2 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में पोषण कैसे कहता है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को बाल्यावस्था कहते हैं, इन्फेंसी को शैशव अवस्था कहते हैं। यहाँ पर आप देखें बच्चे को कैसे भोजन करवाना चाहिए, बाल्यावस्था का समय काल कितना होता है, शैशव अवस्था का समय काल कितना होता है, सब कुछ बारीकी के साथ हम अध्ययन करेंगे। पोषण आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आरडीए यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहा जाता है, एक दिन में बच्चे के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, दोपहर के भोजन में, रात के भोजन में, मॉर्निंग के भोजन में क्या होना चाहिए, सब कुछ आहार की पूरी प्लानिंग को समझेंगे इकाई संख्या 2 में। फिर आते हैं हम इकाई संख्या 3 में। इकाई संख्या 3 में आपको दोस्तों किशोर अवस्था के बारे में, किशोर भाई साहब आपको किशोर अवस्था में दिख रहे होंगे, ठीक है। प्रौढ़ अवस्था में ये मूछ वाले भाई साहब, और वृद्ध अवस्था में दादाजी हमारे चश्मा वाले, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यानी कि अब हम न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस को किशोर अवस्था कहते हैं, प्रौढ़ अवस्था ने एडल्टहुड, वृद्धावस्था को ओल्ड एज कहा जाता है। तो पोषण की आवश्यकताएं क्या होती हैं किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में और वृद्ध अवस्था में। रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंसेस के बारे में, उस कितना इनको चाहिए होता, पूरा मैं चार्ट सारणी के माध्यम से आपको बताऊंगा। आहार की क्या योजना होनी चाहिए इस समय में, ठीक है, ये चर्चा करना है।
इकाई संख्या 4 में दोस्तों विशेष अवस्थाओं में पोषण, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में जैसे एक महिला यहाँ पर आपको दिख रही होगी, गर्भवती महिला। गर्भवती महिला विशेष सिचुएशन में होती है क्योंकि इस समय महिला के पोषण को ध्यान में रख करके और साथ ही साथ में बच्चे जो इसके अंदर पल रहा उसको भी ध्यान में रख करके चीजें करी जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर धात्री अवस्था इसको कहते हैं। जो महिला यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है वह महिला दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई पड़, तो ये है भैया कौन सी अवस्था, ये गर्भावस्था में पोषण। और दूसरी स्तनपान के काल में, स्तनपान काल यानी कि ये जो महिला आपको दिखाई पड़ रही हरे जो है साड़ी में, सावन का महीना चल रहा है और हरी साड़ी आपको दिख भी गई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसी को कहते हैं धात्री अवस्था, यानी ऐसी महिला जो कि अपने बच्चे को दुग्धपान करवाती है उसको धात्री कहते हैं। धात्री माने माता होता है, यानी गर्भ जो है गर्भावस्था एक होती है, एक होती धात्री अवस्था। दो अवस्थाएं आपको पढ़नी पड़ती है स्पेशल कंडीशन में। तो पोषण आवश्यकताएं, आरडी और आहार योजना इकाई संख्या 4 में हम लोग ये देखेंगे। फिर आता है दोस्तों आपका इकाई संख्या 5। अब इकाई संख्या 5 में हम लोग क्या समझेंगे, मध्य बाल्यावस्था के बारे में देखेंगे। मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स, मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं और विकासात्मक कार्य, शारीरिक और गत्यात्मक विकास कैसे होता है मनुष्य बच्चों का, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा का विकास। ये सब अब आप समझते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसके अंतर्गत उसमें तमाम प्रकार की विशेषताएं और तमाम प्रकार के विकास देखने को मिलते हैं। शरीर डेवलप होता है, वो एक प्रकार से उनकी बुद्धि डेवलप होती है, वो सामाजिक तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, इमोशन उनके डेवलप होते हैं। ठीक है, ज्ञान बढ़ता है, अपनी वो भाषा सीखते हैं, स्किल सीखते हैं, सब सारी चीजें सीखते हैं। तो ये सब चीजें हम अध्ययन करेंगे। आप दोस्तों हमारे चैनल शुक्ला एचडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए करिकुलर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीके से चीजें मैं करता हूं। अब दोस्तों अब यहाँ पर हम और चर्चा करेंगे इकाई मतलब सिलेबस नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है, किशोर अवस्था यानी यौन अवस्था, जिसको आप प्यूबर्टी या एडोलेसेंस कहा जाता है। किशोर अवस्था में किस तरीके से मनुष्य का विकास होता है, किशोर अवस्था की विशेषताएं और विकासात्मक कार्य, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, यानी क्या क्या बदलाव क्या क्या विकास होते हैं किशोर अवस्था में, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, व्यक्तित्व विकास, किशोर समस्याएं और उनका क्या समाधान होता है। क्योंकि किशोर अवस्था अत्यंत संघर्षों की अवस्था कही जाती है। इस दौरान बच्चों के दिमाग में तमाम प्रकार की चीजें चलती रहती हैं, तो इस दौरान को एक प्रकार से संघर्ष और तनाव या तूफान की अवस्था कहा जाता है। तो सबके बारे में विस्तार से देखेंगे। इकाई संख्या 7 में दोस्तों अपन को पढ़ना है किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक, भाषा और नैतिक विकास। संज्ञानात्मक विकास में अवधारणा, सोचने की क्षमता, क्या क्या समस्या का समाधान, निर्णय की क्षमता। भाषा विकास में दोस्तों आप देखेंगे शब्द भंडार, अभिव्यक्ति की क्षमता, भाषा का कैसे प्रयोग करता है किशोर और क्या प्रभाव उसका रहता है। नैतिक विकास में नैतिक चिंतन का विकास, नैतिक निर्णय क्षमता, नैतिक मूल्य और व्यवहार, सब कुछ आपको पढ़ना है। इकाई संख्या 8 में दोस्तों जब आप पहुंच जाते हैं यहाँ पर आपको प्रौढ़ावस्था का परिचय समझना है। जैसे प्रौढ़ावस्था की अवधारणा, किशोर अवस्था से प्रौढ़ावस्था में जो संक्रमण होता है वैसे उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य, युवा अवस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रौढ़ावस्था में जो उत्तरदायित्व होते हैं और समायोजन कैसे व्यक्ति करता है, सब कुछ विस्तार से चर्चा करने का प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको हर एक यूनिट में आपको देखने को मिलेगा। प्रौढ़ावस्था में उत्तरदायित्व और समायोजन, शैक्षिक उत्तरदायित्व और समायोजन, व्यवसायिक उत्तरदायित्व और समायोजन, वैवाहिक उत्तरदायित्व और पालन पोषण संबंधी उत्तरदायित्व और समायोजन, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है दोस्तों इकाई संख्या 7 के अंतर्गत। अब ये सभी इकाइयों का नोट्स जो होगा हर एक यूनिट का इकाई नंबर 1 से लेकर के इकाई नंबर 8 तक आपका नोट्स तैयार कर दिया जाएगा दोस्तों। ये बात आप ध्यान तैयार कर मतलब कि तैयार हो ही रहा है, तो आपको सभी यूनिट के नोट्स मिलेंगे। अब पहली इकाई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सिलेबस की क्वालिटी आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से है, फुल एचडी क्वालिटी में आपके लिए नोट्स तैयार किए। जैसे भोजन की परिभाषा है तो भोजन की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के अनुसार है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी, पूरी विस्तार से व्यवस्था है। ये सब आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों यही सब कारक हैं जो प्रभावित करते हैं एक भोजन को। ठीक है, तो सबके बारे में अध्ययन करेंगे और पूरी जानकारी, पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। ये देखिए पूरा पीडीएफ, ये आप पीडीएफ देख पा रहे होंगे, ये सारी पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्तों। ये इकाई संख्या 1 की पीडीएफ है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इकाई संख्या की पूरी पीडीएफ पूरा चित्र के माध्यम से, पूरा जो है सबके माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो ये फिर लास्ट में हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखा हुआ, ये सब भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको कैसे पीडीएफ प्राप्त होगा, केवल एक सेमेस्टर नहीं बल्कि सभी सेमेस्टर का सभी यूनिट का आपको पीडीएफ मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करनी है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको एसएमएस करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है,
पीडीएफ, सभी यूनिट का पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, एसएमएस कर देना है 9984 039 139। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है, आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम, आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। दोस्तों थर्ड सेमेस्टर की आप है तो गर्ल्स ग्रुप आपके लिए व्यवस्थित किया गया है। गर्ल्स ग्रुप बच्चियों के लिए और बॉयज ग्रुप लड़कों के लिए व्यवस्था किया गया है। सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलता है। जैसे आप इतना लिख करके एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र इतनी सस्ती फीस रख दी कि मात्र और मात्र 100 रुपए फीस। दोस्तों 100 रुपए फीस में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। जब भी क्लास होगी तो वहीं पर लाइव क्लास की लिंक भी ग्रुप में जाती रहेगी। वीडियो जो पुरानी वीडियोज है उनकी लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। और पीडीएफ नोट्स एक यूनिट के नहीं बल्कि आपको सभी यूनिट के, पहली यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है व्हाट्सएप पर, ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख ही पा रहे होंगे। इसके अलावा आपके सभी यूनिट के इकाई नंबर 1 से लेकर के इकाई नंबर 8 तक के सभी यूनिट के पीडीएफ, केवल होम साइंस के नहीं बल्कि सभी विषय के पीडीएफ ऐसे आपको मिलेंगे। को करिकुलर भी इसमें रहेगा। को करिकुलर के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो सभी विषय की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, 100 रुपए फीस। यहाँ फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन माध्यम नहीं यूज करती हैं मान लेते हैं, तो आप किसी दूसरे से, अपने घर में कोई चलाता है उनसे आप फीस जमा करवा दीजिएगा। लेकिन जो आपका नंबर होगा, अगर आप नंबर चलाती होंगी तो अपना ही नंबर से एसएमएस कीजिएगा, क्योंकि गर्ल्स ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। गर्ल्स ग्रुप में जो है केवल बच्चियां जुड़ती हैं, इसीलिए थोड़ा सा अपने नंबर से एसएमएस कीजिएगा। तो आपके घर का नंबर नहीं जुड़ेगा, और घर का नंबर से मम्मी का नंबर तो भी जुड़ जाएगा। ठीक है, या भाई का नंबर है तो वो बॉयज ग्रुप में जुड़ेगा। तो आप बस एसएमएस कर देना। आप बस ये बताना है कि गुरुजी जो है हमको जुड़ना है। गर्ल्स ग्रुप में ही प्रायः जोड़ा जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है, तो आप गर्ल्स ग्रुप में जोड़ा जाएगा। बॉयज है तो बॉयज ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ये व्यवस्था कर दी गई। फीस आप किसी दूसरे से जमा करवा सकते हैं, स्क्रीनशॉट उसका भिजवा दीजिएगा हमारे नंबर पर, इसी पर आपको जोड़ दिया जाएगा। तो आपको अपने नंबर से ही एसएमएस कर देना है। ठीक है, स्कैनर आपके पास भेजा जाएगा, वो स्कैनर आप किसी के पास भेज करके भी फीस जमा करवा करके उसका स्क्रीनशॉट मंगवा करके हमारे पास भेज सकते हैं। और यहाँ पर सभी विषय का नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, को करिकुलर का भी। अब अगर आप थर्ड एंड फोर्थ का इकट्ठा फीस जमा करवाती हैं तो आपके लिए छूट रखी गई है, यानी कि मात्र और मात्र 150 रुपए में 2 सेमेस्टर, यानी थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप, और फोर्थ सेमेस्टर का भी पीडीएफ नोट्स और व्हाट्सएप ग्रुप लाइव क्लास की लिंक भी उसी में जाती रहती है। तो 150 रुपए फीस में थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। थर्ड का फीस अकेले लेंगे तो 100 रुपया, फोर्थ का अकेले लेंगे 100 रुपया। दोनों सेमेस्टर का फीस 200 रुपया होता है, लेकिन इकट्ठा फीस जमा कर देने पर केवल 150 रुपए में। अब आपका फायदा क्या है और क्यों आपको कोर्स में ज्वाइन होना चाहिए, इसके पीछे लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप मार्केट से एक जो ऐसे कोई सब्जेक्ट की सीरीज लेते हैं, कम से कम 5 विषय की आपको सीरीज लेनी पड़ती है। ठीक है, मेजर माइनर को करिकुलर मिला करके। तो एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 की आती है, 5 सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आएगी, 300 रुपए की सीरीज आपकी आ जाती है एक सेमेस्टर में। 300 रुपए खर्च नहीं करने, केवल 100 रुपए में आपको 300 रुपए की चीजें मिल जाती हैं। उससे बेटर चीजें, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन, सब कुछ, ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप के नोट, सब कुछ आपको मिल जाते हैं। तमाम सारे प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब आपको मिलेंगे। अच्छा, यही चीज अगर 2 सेमेस्टर का जोड़े तो कम से कम 600 रुपए आपका हो जाता है। ये 600 रुपए आपका न लग करके केवल 150 रुपए में थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर का आपको मिलता है। और आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाती हैं। कोई डाउट होता है, कोई चीज नहीं समझ में आता है, या आगे चल करके क्या करना क्या नहीं, तो आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करके पूछ सकती हैं। तो ये आपके लिए फायदेमंद चीज है, मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर है। आप तुरंत 150 रुपए फीस जमा करवा करके तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ जाए। दिक्कत नहीं है कोई, आराम से पढ़िए, कोई इश्यू की बात नहीं है। ठीक है, अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं इकाई संख्या 1 के बारे में। तो इस तरीके से आपने 8वीं इकाई के बारे में समझा। अब दोस्तों भोजन नियोजन क्या होता है, मील प्लानिंग कहा जाता है भोजन नियोजन को अंग्रेजी में। किस तरीके से भोजन का प्रबंधन क्या होता है, व्यवस्था कैसी होती है, किस किस के लिए कौन कौन सा भोजन की व्यवस्था होती है। भोजन नियोजन की परिचय देखिए। भोजन नियोजन यानी आयोजन, नियोजन को आयोजन भी कहा जाता है, प्लान करना, भोजन का प्लान करने को आहार नियोजन या मील प्लानिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए परिवार के सदस्यों के लिए संतुलित, पौष्टिक, सुरक्षित और स्वादिष्ट भोजन की योजना बनाना ही मील प्लानिंग कहलाता है। यानी कि आपके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, कम संसाधन है, लेकिन कम संसाधनों का इतना जबरदस्त तरीके से व्यवस्थित क्रम में उसको सजाया जाए भोजन को, ताकि परिवार की रुचि भी बनी रहे, सबका इंटरेस्ट भी पूरा हो जाए, सबका जो है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सब भी मिलती रहे। यानी कि पौष्टिक भी हो, संतुलित भी हो, कितना वसा किसको चाहिए, कितना खनिज लवण चाहिए, कितना विटामिन, कितनी प्रोटीन्स, सब वो सब भी रहे, स्वादिष्ट भी रहे और बदलाव भी रहे भोजन में, जिससे उनके स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन हो सके, स्वास्थ्य खराब भी ना हो और स्वास्थ्य बढ़े आगे चल करके।
यही एक प्रकार से यही उद्देश्य होता है और इन चीज को तालमेल बैठाना होता है। सही, पौष्टिक, सुरक्षित, स्वादिष्ट और संतुलित होना चाहिए। ये होता है मील प्लानिंग। अब भोजन किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसे हम खाते हैं, पीते हैं तथा जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शरीर की वृद्धि करता है। शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा भी शरीर को ऊर्जा देती है, कार्बोहाइड्रेट भी देता है और प्रोटीन्स से भी ऊर्जा मिल जाती है थोड़ी बहुत मात्रा में, लेकिन मेन काम जो ऊर्जा देने का है वो कार्बोहाइड्रेट का है। वृद्धि शरीर का कौन करता है? प्रोटीन करता है। मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायक होता है कौन? भोजन। जैसे ये बिटिया भोजन कर रही है, भोजन करने के बाद में इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, या भोजन नहीं की रहेगी, ये इसके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, इसके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी। जैसे एक मोटरसाइकिल में आप तेल डालते हो, तो तेल का जो काम होता है वही काम एक मनुष्य के शरीर में भोजन का होता है। ठीक है। अब भोजन की परिभाषा समझने का अगर प्रयास करें तो भोजन की परिभाषा देखिए, हेडिंग डालेंगे भोजन की परिभाषा। विभिन्न विद्वानों के अनुसार, पहले विद्वान है डॉक्टर R.N. चोपड़ा। ये कहते हैं कि भोजन वे पदार्थ हैं जिन्हें हम खाते हैं और जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। यानी प्रोटीन्स, खनिज लवण, विटामिन ये सब इसमें होते हैं जो कि शरीर की अनेक प्रकार से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, शरीर के निर्माण के लिए जरूरी भी होते हैं और शरीर की रोगों से रक्षा भी करते हैं। डॉक्टर P.B. पाटिल कहते हैं कि भोजन वह पदार्थ है जिसमें पोषक तत्व होते हैं। और पोषक तत्व कितने होते हैं? 6 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, ठीक है, और विटामिन। ये 6 पोषक तत्व होते हैं जो कि भोजन में होते हैं। इन पोषक तत्वों का अलग अलग उपयोग शरीर में होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, वसा भी शरीर को ऊर्जा देता है लेकिन शरीर में थोड़ा सा फैट वगैरह बनाए रखता है। प्रोटीन्स हमारे शरीर की मसल्स का निर्माण करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं, ठीक है, टूट फूट की जो कोशिकाएं उनका मरम्मत भी करते हैं। वहीं पर जो आपका क्या होता है, प्रोटीन्स हो गए, ये विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, और जल जो होता है हमारे शरीर का निर्माण भी करता है। तमाम सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब आपने समझा। तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करके स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। तो भोजन वह पदार्थ जिसमें तमाम सारे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, ऐसा पीबी पाटिल ने कहा। गाइंट और रिपोर्टर कहते हैं, ठीक है, कि भोजन वे पदार्थ हैं जो शरीर को उसके कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जिनसे शरीर का विकास तथा रख रखाव होता है, शरीर का डेवलपमेंट होता है, शरीर का बचाव भी इसमें भोजन के द्वारा ही संभव हो पाता है। भोजन नियोजन की परिभाषा अगर देखें तो भोजन नियोजन क्या है? देखिए, भोजन का प्लान करने को भोजन नियोजन कहा जाता है। उपलब्ध संसाधनों, व्यक्तियों की आवश्यकताओं और उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित अवधि के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन की योजना बनाना ही मील प्लानिंग कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भोजन का महत्व, भोजन नियोजन का क्या महत्व है, क्यों भोजन नियोजन करना आवश्यक है? पहली बात तो ये कि परिवार के सदस्यों को संतुलित और पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है इससे, ठीक है। अब संतुलित और पौष्टिक भोजन तब प्राप्त होता है जब आप मील प्लानिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी हर डेली घुइया की सब्जी बन रही है, डेली गोभी की सब्जी बन रही है, तो इससे दिक्कत होगी। जो चीजें हैं उसको उसके हिसाब से कुछ ऐसा तैयार किया जिससे पौष्टिक आहार हो, ठीक है। स्वास्थ्य का संरक्षण और संवर्धन होता है इससे, मील प्लानिंग से। बीमारियों से बचाव होता है, क्योंकि अगर विटामिन, खनिज लवण हमारे भोजन में मिलते हैं तो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है जिससे अन्य रोग नहीं हो पाते हैं। समय, श्रम और धन की बचत भी इससे होती है। भोजन की बर्बादी कम होती है, क्योंकि अगर आपके मन का भोजन नहीं बना तो 2 रोटी खाने का मन है, सब्जी बेकार बनी तो 1 ही रोटी खाते हैं। जहां सब्जी अच्छी बन गई 2 रोटी खाते थे डेली, आज 4 रोटी खा लिए। तो ये होता है रुचि और जो है भोजन की जो है रुचिता बढ़ाने के तरीके जो मील प्लानिंग से ही आते हैं। जीवन स्तर में सुधार होता है, परिवार में सहयोग और समन्वय बना रहता है अगर प्लान के साथ बनता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को ध्यान में रख करके अगर भोजन तैयार किया जाता है तो ऐसे में तालमेल बना रहता है और सभी लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इसी भोजन जब आयोजन हम करते हैं, भोजन को हम जब इस तरीके से व्यवस्थित करने का काम करते हैं तो ऐसे में तमाम प्रकार की जो है वो चीजें हमारे समक्ष आती हैं, तमाम प्रकार के फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब जैसे भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, इन कारकों में बहुत सारी चीजें हैं। भोजन नियोजन बनाते समय कई कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये कारक यह निर्धारित करते हैं कि किस व्यक्ति को किस प्रकार का और कितनी मात्रा में किस प्रकार का भोजन किस व्यक्ति को देना है, इसी को कारक कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें आयु की अगर बात की जाए, एक छोटे बच्चे के लिए क्या भोजन होना चाहिए अलग होगा,
एक उससे बड़े यानी कि बाल्यावस्था के बच्चे के लिए अलग भोजन होगा, एक किशोरावस्था के लिए अलग भोजन होगा, वयस्क अवस्था के लिए अलग होगा और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के लिए अलग भोजन होगा। अगर यही व्यक्ति किसान होगा तो अलग भोजन होगा, यही व्यक्ति डॉक्टर होगा तो अलग भोजन होगा, इंजीनियर होगा तो अलग भोजन होगा। यानी ये भी इसमें चीजें फैक्टर करती हैं। आयु के अनुसार शरीर की पोषण आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे शिशु, बच्चे, किशोर, वयस्क तथा वृद्ध व्यक्ति की ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग अलग होती है। इसीलिए आयु के अनुसार आहार की योजना बनानी चाहिए। यानी कि बच्चे का भोजन कैसा होना चाहिए, वयस्क का, किशोर का, वृद्ध का क्या, तो यानी कि आयु को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आहार योजना आप बनाएं, मील प्लानिंग करें, तो उसमें आपके घर में कितने एज ग्रुप के लोग हैं उसका जरूर ध्यान रख करके करें। दूसरी बात है लिंग। लिंग माने महिला और पुरुष की भी, मतलब महिला का अलग भोजन होता है, पुरुष का अलग। पुरुष और महिला की शारीरिक संरचना, हार्मोन्स और कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। उसी की वजह से उनकी ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। गर्भवती और स्तनपान कराने महिलाओं की आवश्यकताएं अधिक होती है, एक नॉर्मल महिला की स्थिति अलग होती है। ठीक है, पुरुष की आवश्यकता अलग होती है। ठीक है, क्लियर। तीसरी जो है, जो कारक प्रभावित करते हैं किसको, जो कारक तीसरा प्रभावित करते हैं दोस्तों, किसको प्रभावित करते हैं, ये सब प्रभावित करते हैं दोस्तों किसको, ये सब प्रभावित करते हैं मील प्लानिंग को, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य, हेल्थ आपका कैसा है। ठीक है, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को सामान्य संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जबकि रोगी व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति को विशेष आहार की आवश्यकता होती है। भाई जैसे रोगी हो गया तो उसको कम चीजें देनी चाहिए, जैसे कि अब बीपी बढ़ गया है तो ऐसे में आपको नमक कम देना है, बीपी घट गया है नमक ज्यादा खिलाना है। ऐसे तमाम प्रकार की बीमारियों में अलग अलग टाइप के जो है वैधता मतलब की होती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, तो एक रोगी के लिए, कमजोर व्यक्ति के लिए विशेष आवश्यकता होती है भोजन की, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो दोनों में बदलाव होता है। तो हमको स्वास्थ्य का भी ध्यान, हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। बीमारी की अवस्था में ऊर्जा और पोषक तत्वों की पूर्ति विशेष ध्यान उस पर देनी पड़ती है। तो ये भोजन प्लानिंग करते समय इस पर भी ध्यान देना पड़ता है, हेल्थ पर। चौथा चीज है आप कितना रुपया कमाते हैं। ठीक है, इस पर भी ध्यान होता है, इनकम आपकी कितनी है। यानी परिवार की आय भोजन के प्रकार, मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अगर आप खूब ज्यादा पैसा कमाते तो आप अच्छे अच्छे भोजन रखेंगे। अगर पैसा कम भी कमाते लेकिन आप उस हिसाब से व्यवस्था करेंगे जिससे उसी कम पैसे में हम अपने आप को एडजस्ट कर ले पाए। अधिक आय पर विविध और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा सकता है, जबकि कम आय में, कम पैसा जो व्यक्ति कमाता है ऐसे में सीमित संसाधनों में संतुलित भोजन की योजना बनाना पड़ता है उसको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर पैसा खूब ज्यादा है तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को खाएगा, लेकिन पैसा कम है तो टमाटर खा करके, ऐसे कि आपके पास पैसा खूब ज्यादा है तो आप सेब खरीद कर खाएंगे सुबह एक, पैसा कम नहीं है मतलब पैसा ज्यादा नहीं तो आप टमाटर ही खा के काम चला लेंगे। ये सब चीजें अभी और चीजें होती है। पांचवी चीज है जलवायु यानी क्लाइमेट, ये भी प्रभावित करता है आहार आयोजन को। जैसे जलवायु के अनुसार शरीर की ऊर्जा आवश्यकता बदलती रहती है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि गर्म प्रदेशों में हल्का, तरल और कम ऊर्जा वाला भोजन उपयुक्त माना जाता है। आप ठंडी के महीने में ज्यादा भोजन करते हैं, गर्मी में कम करते हैं, आप अगर जो है महसूस किए होंगे तो। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों व्यवसाय, ऑक्यूपेशन आपका क्या है ये भी डिपेंड करता है। आप अगर किसान है तो आपके लिए अलग भोजन होता है, आप ज्यादा ऊर्जा वाला भोजन ग्रहण करेंगे। आप कंप्यूटर वाला काम करते तो आप ज्यादा मतलब कि दूसरे टाइप का भोजन करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो व्यक्ति के कार्य के प्रकार पर भी भोजन की आवश्यकता निर्भर करती है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अधिक ऊर्जा और अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि मानसिक कार्य करने वाले को हल्का और सुपाच्य भोजन जरूरी होता है। अगर काम नहीं करेगा तो पचेगा नहीं भोजन। ठीक है, जो बैठ करके काम करते हैं, लेकिन जो काम करता है वो कैसा भी भोजन इधर उधर का खा लेगा, सब पच जाएगा क्योंकि वो काम करता है। सातवां जो फैक्टर प्रभावित करता है आहार आयोजन को, मील प्लानिंग को, वो है धर्म और संस्कृति यानी कि रिलीजन एंड कल्चर। धर्म और संस्कृति के अनुसार खान पान की आदतें, वर्जित और स्वीकृत खाद्य पदार्थ अलग अलग होते हैं। इसीलिए भोजन नियोजन सामान्य भोजन नियोजन करते समय धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार भी होना चाहिए। जैसे कि हिंदुओं का भोजन अलग होता है, मुसलमानों का अलग होता है। खास करके हिंदुओं में क्षत्रिय लोग मांस वांस भी खा लेते हैं, या अन्य कास्ट के लोग मांस भी खा लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण के लोग मांस नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते। तो ये सब चीजें उसमें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है, ये सब चीजें भी फोकस करती हैं। इसके अलावा भोजन की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी जिस क्षेत्र में जैसे खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध होते हैं उनका उपयोग भोजन नियोजन में किया जाता है। मौसमी खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना किफायती और पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी होता है। ठीक है,
तो पोषण जैसे जैसे मतलब किस तरीके से भोजन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से भोजन उपलब्ध है, ये भी आहार योजना को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने तमाम सारे फैक्टर्स को समझा जो कि आहार योजना को प्रभावित करते हैं। ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, भोजन के बारे में मील प्लानिंग कंप्लीट हुआ। अब दूसरा चैप्टर आपका क्या था दोस्तों, संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार में क्या पढ़ना दोस्तों, संतुलित आहार की अगर बात की जाए तो संतुलित आहार से तात्पर्य क्या है, ऐसा आहार जिसमें शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व मिल जाएं और उचित मात्रा में मिल जाएं, उचित अनुपात में प्राप्त हो। संतुलित आहार उसी को, यानी कि ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो, ठीक है, एवरेज हो, शरीर की आवश्यकता के अनुरूप हो। क्लियर। संतुलित आहार की विशेषता दोस्तों हेडिंग डाल करके लिखेंगे, संतुलित आहार की विशेषता। विशेषता क्या है संतुलित आहार की, सबसे पहली बात है पूर्ण होना चाहिए, यानी कि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे ऊर्जा देने वाला विटामिन, खनिज लवण, सब कुछ आपको इसमें मिलना चाहिए पर्याप्त, यानी शरीर की आवश्यकता के अनुसार हर एक चीज की मात्रा, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, सबकी मात्रा शरीर की ऊर्जा, शरीर की आवश्यकता के हिसाब से होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। संतुलित यानी कि ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, पोषक तत्व तो उचित अनुपात में और उचित मात्रा में होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। विविध प्रकार की होनी चाहिए, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं आहार, मतलब कि ये संतुलित आहार में। स्वादिष्ट यानी यह खाने में स्वादिष्ट भी होता है आहार, संतुलित आहार। सुपाच्य भी होता है, यानी कि आसानी से पच जाता है और शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाता है, ऐसा होना चाहिए। संतुलित आहार की विशेषता अगली, स्वच्छ और सुरक्षित होता है, यानी कि स्वच्छ, ताजा और रोगाणु से रहित, यानी इसमें रोगाणु वगैरह नहीं होते, बैक्टीरिया नहीं होते। किफायती यानी यह उपलब्ध आय में आसानी से प्राप्त हो सके, संतुलित आहार की अगली विशेषता ये है। सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य, यानी कि यह परिवार की परंपरा और क्या आदत है लोगों के खाने की और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होना चाहिए। ये संतुलित आहार की विशेषताएं हैं जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब संतुलित आहार का महत्व ये है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है संतुलित आहार का महत्व देखेंगे। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। ऊर्जा कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली अगर मैं मानूं तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। ठीक है, ठीक है, और वसा भी ऊर्जा देती है, वसा हो गया। ठीक है, प्रोटीन्स जो होता है दोस्तों, प्रोटीन जो है भी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है कौन, प्रोटीन। ठीक है, रोगों से बचाव कौन करता है, विटामिन और खनिज लवण। शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता को बढ़ाता है, यही जीवन को स्वस्थ, सक्रिय और दीर्घायु बनाता है, यही सब चीजें। ठीक है, विटामिन, खनिज लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब चीजें। ठीक है, तो संतुलित आहार अगर आप करते तो इसका ये महत्व है कि हर चीज से आप सुरक्षित रहते हैं, एक संतुलन, एक बैलेंस बना रहता है। संतुलित आहार की थाली का अगर उदाहरण अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक संतुलित आहार की थाली में दोस्तों क्या होता है, जैसे आप देखते हैं फल भी होना चाहिए, ठीक है, दूध 1 गिलास बढ़िया से, सब्जियां भी हरी ताजी होनी चाहिए, दाल प्रोटीन के लिए होनी चाहिए और अनाज की रोटी, यानी जिससे कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता रहे। ठीक है, फल सब्जियों से आपको विटामिन मिलता रहेगा, दूध से आपको तमाम प्रकार के जो है कैल्शियम वगैरह, यानी तमाम प्रकार के आपको खनिज तत्व मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब एक जो है क्या है, ये आपका संतुलित थाली का उदाहरण आपने देखा। अब खाद्य समूह की अगर बात की जाए, इसमें क्या चीजें आपको शामिल होनी चाहिए, मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ। अब देखें खाद्य समूह, फूड ग्रुप। देखिए खाद्य समूह में जैसे पहला ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों में प्रमुख पोषक तत्व इसमें क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं तो 4 KCal यानी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, 1 ग्राम वसा अगर लेते हैं तो 9 KCal ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 KCal ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा की मैं बात कर प्रति ग्राम के हिसाब से। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है अनाजों में, चावल में, गेहूं में, आलू में खूब पाया जाता है, वैसे वसा, शक्कर, तेल, घी, तेल और घी में क्या पाया जाता है, तेल और घी में वसा, बेसिकली यानी तैलीय पदार्थों में वसा पाई जाती है। और जितने भी मीठे पदार्थ या अनाज वगैरह होते हैं इन सभी में आपको क्या मिलते हैं, इन सभी में आपको क्या मिलते हैं दोस्तों, इन सभी में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। दूसरे पोषक तत्व होते हैं खनिज खाद्य समूह, शरीर का निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ। शरीर का निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थों में प्रोटीन को रखा जाता है। अब प्रोटीन किसमें किसमें पाया जाता है, जैसे कि आप दाल खाते हैं, मटर की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, ठीक है, या चना की दाल हो गई, सब में आपको मिलता है प्रोटीन। दूध में प्रोटीन होता है, अंडा में प्रोटीन होता है, मांस में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में होता है, मछली में भी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा पोषक तत्व होता है भोजन में, वो होता है शरीर की रक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ। शरीर की रक्षा करने वाले खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिज लवण और रेशा यानी फाइबर शामिल होते हैं। ऐसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, गाजर, टमाटर, खीरा, नींबू, ये सब आप खाएंगे, इस सबको विटामिन और खनिज लवण
खूब अधिक मात्रा में मिलेंगी। ठीक है, जैसे आप देखते हैं आयरन की जब कमी हो जाती है तो हम क्या खाते हैं, पालक का साग खाते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं। तो पालक के साग में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन क्या है, खनिज लवण है। ऐसे जब हमारे अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमको नींबू का रस पीने के लिए बोला जाता है, नींबू आंवला खाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है अगर आप विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इससे। तो ऐसे में हम नींबू का रस पीते हैं या हम आंवला खाते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका विटामिन की कमी हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये शरीर की रक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ है। तो ये 3 चीजें ये हो गई। चौथा होता है दोस्तों सहायक खाद्य पदार्थ। सहायक खाद्य पदार्थ में जल आता है और खनिज लवण भी आ जाता है, जैसे कि पानी, नारियल पानी, छाछ, सलाद, ये सब आपके जो होते हैं खनिज लवण भी देते हैं। और जल, जल सहायक खाद्य पदार्थ में तो 4 पोषक तत्व होते हैं, भोज समूह होते हैं, जो कि अगर आप संतुलित इन्हीं सबका संतुलन बैठा लीजिए, आराम से पोषक आपका संतुलित आहार हो जाएगा। अब संतुलित आहार के मुख्य घटक में अगर बात की जाए, मुख्य घटक में दोस्तों पहला कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर वसा, फिर आपका विटामिन, फिर आपका पांचवा होगा खनिज लवण, और फिर छठा आपका होगा जल। इन सभी का तालमेल बैठा करके और रेशा, तब जाकर के आप जो है बनेगा क्या दोस्तों, तब जाकर के आपके बनेगा क्या बनेगा, तब जाकर के आपका बनता है संतुलित आहार। संतुलित आहार जीवन के हर चरण में आवश्यक होता है, लेकिन प्रत्येक आयु के लिए अलग अलग होता है। लिंग यानी महिला है पुरुष है उसके लिए अलग होता है। स्वास्थ्य आपका कैसा उसके हिसाब से, आप कौन सा काम करते हो उसके हिसाब से अलग हो सकता है। जलवायु यानी कि ठंडी का अलग और गर्मी का अलग हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अब आरडीए, अनुशंसित दैनिक आहार मात्रा को समझते हैं। ये क्या, आरडीए क्या है। आरडीए की अगर बात की जाए मित्रों, तो आरडीए का अर्थ क्या होता है, आर माने होता है रिकमेंडेड, ठीक है, डी मतलब होता है डाइटरी, और ए माने होता है अलाउंसेस। हिंदी में इसको अनुशंसित दैनिक आहार मात्रा कहते हैं। यह विभिन्न आयु, लिंग यानी कि चाहे वृद्धा हो, छोटा हो, बालक हो, बड़ा हो, आयु, लिंग यानी महिला हो, पुरुष हो, शारीरिक स्थिति आपकी कैसी है, आप बीमार हैं कि सही हैं, स्वस्थ हैं, और आप क्या काम करते हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन आवश्यक पोषक तत्व, यानी एक व्यक्ति को एक दिन में अलग अलग स्थिति में अगर देखा है तो किस व्यक्ति को कितना ऊर्जा चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना खनिज लवण, ये सब चाहिए, उसी की मात्रा का एक स्टैंडर्ड, एक मानक फिक्स किया गया है कि इतना व्यक्ति ये ले सकता है। यह मात्रा स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा अच्छे शरीर के निर्माण और कार्य के लिए आवश्यक मानी जाती है, आरडीए के द्वारा जो बताया गया है। आरडीए का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुपोषण और रोगों की रोकथाम करना, शरीर और मानसिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि मेंटल डेवलपमेंट हो सके, शारीरिक डेवलपमेंट हो सके, ये कार्य करने की क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये एक प्रकार से आरडीए जारी किया गया है। हर दिन के लिए पोषक तत्व की व्यवस्था इसमें करी गई है। आरडीए का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ आरडीए, ठीक है दोस्तों, इसका महत्व इसलिए चूंकि यह संतुलित आहार नियोजन का एक आधार होता है। दूसरी बात है इसका उपयोग विभिन्न आयु वर्गों और विभिन्न समूहों के लिए आहार का एक प्लान तैयार करके देना होता है। हर दिन का प्लान इसमें बताएगा कि जो है एक दिन में कितना, सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या खाना चाहिए किस व्यक्ति को। यह न्यून पोषण की रोकथाम करता है, ठीक है, जिससे पोषण उचित मिल सके बच्चों को और युवाओं को, ठीक है, इसके लिए काम करता है। इससे अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त करने में सहायता मिलती है आरडीए से। सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों तथा नीतियों के निर्माण में सहायता देता है ये। इसके साथ साथ खाद्य उत्पादन, वितरण और उपभोग की योजनाओं के लिए एक मानक प्रदान कर सकता है ये। इसके अलावा खेल, श्रम, विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्या खाना चाहिए, इसके लिए आहार निर्धारण करने में भी सहायता करता है। यह एक प्रकार से रिकमेंडेड डाइटरी सिस्टम या अलाउंसेस, ठीक है, बात आप ध्यान रखेंगे। अब आरडीए को प्रभावित करने वाले कारक की अगर बात की तो आरडीए को भी प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। इन कारकों को थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। कारक, आरडीए को बहुत सारे से आयु प्रभावित करता है, ठीक है, आयु यानी कि आप किस उम्र के हैं, किस जन्म से वृद्धावस्था तक पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। बच्चों को अलग होती है, किशोरों को अलग होती है, गर्भवती महिलाओं को, धात्री अवस्था की महिलाओं को अधिक मात्रा की जरूरत होती है, यानी कब किस कितना किसको किसको चाहिए ये सब प्रभावित करता है और इसके हिसाब से भी सेट किया जाता है। दूसरा होता है लिंग यानी जेंडर, इसमें भी बदलाव, इससे भी बदलाव होता है, जैसे कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को सामान्यतः कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि महिलाएं थोड़ा दूसरे टाइप का काम करती हैं, मतलब उतना से कुदाल नहीं गोड़ती, तो ऐसे में उनके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परंतु आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता महिलाओं को ज्यादा होती है, ठीक है, जो पुरुषों को कम होती है। शारीरिक स्थिति यानी कि जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन, गर्भावस्था में अलग होता है ये सब चीज, स्तनपान कराने वाली महिला के अलग, रोग अवस्था में आप है तो अलग, पुनर्वास की अवस्था में अलग, तो इन सभी जो पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है इसमें बढ़ जाती है। कार्य की प्रकृति और स्तर के हिसाब से, जैसे भारी शारीरिक कार्य करने वालों, जैसे मजदूरों को, खिलाड़ियों को
अधिक ऊर्जा तथा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये आरडीए में भी बताया जाता है, तो इनको एक्सेप्शन में रखते हैं, फिर इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। सामान्य वर्ग के लिए, मतलब सामान्य के लिए तो बताया है इन लोगों ने आरडीए, लेकिन उसके लिए खिलाड़ियों के लिए अलग आरडीए होता है। स्वास्थ्य की स्थिति, हेल्थ स्टेटस, यानी रोग आपको कोई है तो उसके लिए अलग, संक्रमण, चोट आदि की स्थिति में पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ या घट सकती है। जलवायु, ठंडे प्रदेशों में ऊर्जा की आवश्यकता अधिक और गर्म प्रदेशों में पानी और खनिज लवणों की आवश्यकता अधिक होती है, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ साथ अगला जो कारक है जो प्रभावित करता है आरडीए को है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस, यानी आय कम होने पर पौष्टिक खाद्य पदार्थों की मात्रा और गुणवत्ता इससे प्रभावित होती है, कम हो सकती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी शरीर का आकार कैसा है, चयापचय की दर, आपको पाचन क्षमता कैसे काम करती है, आदतें आपकी कैसी है, इन सभी के अनुसार पोषक तत्वों की आवश्यकता में अंतर होता है। तो ये सब चीजें इसमें आपको पढ़ना। आरडीए क्या है, एक सामान्य मार्गदर्शिका है, इसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। यानी जैसे आप अगर किसी विशेष सिचुएशन में है तो उसके लिए अलग व्यवस्था होती है, लेकिन सामान्यतः लोगों के लिए आरडीए के हिसाब से अगर भोजन करें तो अच्छा माना जाता है। भोजन नियोजन के कई सारे सिद्धांत होते हैं, इन सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांतों के आधार पर भोजन का आयोजन किया जाता है, इसको भी समझे थोड़ा सा। जैसे कि भोजन नियोजन करते समय, आहार की प्लान करते समय, मील प्लानिंग करते समय कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इन सिद्धांतों का उद्देश्य परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वास्थ्यवर्धक, संतुलित और उपयुक्त भोजन उपलब्ध करवाना होता है। जैसे कि दोस्तों पौष्टिकता, सबसे न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी पौष्टिक भोजन बहुत जरूरी है, जिसमें दूध, केला सब आपको मिलते रहे, खनिज लवण सब कुछ आपको मिले। भोजन में सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशा यानी फाइबर उचित मात्रा में होनी चाहिए। दूसरी बात है, यह सिद्धांत स्वास्थ्य की रक्षा करता है तथा शरीर की वृद्धि, रख रखाव और कार्य करने की क्षमता को बनाए रखता है। तो पौष्टिकता जो होता है यह एक प्रकार से पहला सिद्धांत होता है आहार का आयोजन करते समय। दूसरा होता है विविधता, यानी वैरायटी, यानी भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। विविधता से भोजन रुचिकर बनता है और सभी आवश्यक पोषक तत्व उसमें प्राप्त होते हैं। हर हफ्ते का अलग अलग बढ़िया रोचक चीजें बना दे, विविधता लाएंगे तो इससे क्या होगा कि जैसे डेली एक ही चीज खाते खाते व्यक्ति बोरिंग नहीं महसूस करेगा और उसको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग भोजन बनाने का तैयार करें, मेन्यू बना ले कि हर संडे को क्या बनेगा, मंडे को क्या बनेगा, ट्यूसडे को क्या बनेगा, ये सिस्टम कर ले। तीसरा होता है आकर्षक यानी अट्रैक्टिवनेस, यानी ऐसा भोजन तैयार करें इसको देख करके खाने का मन करे। थाली ऐसे सजा दे जिससे क्या हो, रंग, स्वाद, सुगंध, परोसने की स्थिति, ये सब चीजें अलग अलग होती है, परफेक्ट होती तो अच्छा खाने का मन करता है। भोजन रंग, स्वाद, सुगंध और बनावट में आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक भोजन भूख बढ़ाता है और भोजन का सेवन अच्छा होता है। परोसने की विधि भी आकर्षक होनी चाहिए। अगर अच्छे तरीके से भोजन को परोसा भी गया है तब भी खाने का मन करता है। इसके साथ साथ दोस्तों किफायती, यानी कि सीमित आय में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का उचित उपयोग करते हुए पौष्टिक तत्व और संतुलित भोजन की योजना बनाना चाहिए, जिससे कम पैसे में अधिक व्यवस्था हो सके। मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से खर्च कम होता है, पोषण अधिक मिलता है, इसलिए मौसमी चीजों पर ज्यादा फोकस भी करते रहे। स्वच्छता यानी हाइजीन का भी ध्यान देना होता है आहार आयोजन करते समय। ठीक है, भोजन बनाते, संभालते और परोसते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन आपने खूब अच्छा बना दिया है, लेकिन आप इस तरीके से भोजन परोस रही हैं कि परोसने के बाद में खाने का मन ही नहीं करता, बिना हाथ धुले ही परोस रही हैं। ठीक है, ऐसे तमाम चीजें होती तो इसमें दिक्कत होती है। स्वच्छ कच्चा माल, साफ बर्तन, स्वच्छ रसोई और स्वच्छ हाथों से भोजन बनाना चाहिए, जिससे भोजन में बैक्टीरिया भी न जाए और खाने का मन भी करे। स्वच्छता से रोगाणुओं से बचाव होता है और स्वास्थ्य सुरक्षित भी आपका रहता है, आप बीमार नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आप जैसे महिला देख रही हैं, ये बढ़िया से अपने कपड़े के ऊपर बढ़िया एक हरा कलर का वो पहनी हुई है और उसके बाद में हर हाथ धुल करके, बर्तन अच्छे तरीके से धुल करके काम कर रही है। यानी साफ हाथ, साफ बर्तन, साफ पानी, स्वच्छ रसोई, खाद्य पदार्थों को ढक करके रखिए, स्वच्छता का ध्यान होता है। भोजन नियोजन के सिद्धांतों में आप देखते हैं पौष्टिकता आपकी हो गई, विविधता हो गई, आकर्षक, किफायत और स्वच्छता, ये सब शामिल होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों कि भोजन नियोजन के सिद्धांतों का पालन करने से परिवार स्वस्थ और सक्रिय रहता है। संतुलित, विविध, आकर्षक, किफायती और स्वच्छ भोजन ही अच्छा भोजन कहलाता है। ये सिद्धांत सभी आयु वर्ग के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य उत्तम स्वास्थ्य यानी अच्छा स्वास्थ्य और उच्च जीवन स्तर प्राप्त करना होता है। भोजन नियोजन विज्ञान और कला दोनों का मिश्रण होता है, बात भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर को करिकुलर की परीक्षाएं बहुत ही धाकड़ अंदाज में करवाई जाती है। अब भोजन नियोजन कैसे कैसे किया था, उसके कई सारे चरण होते हैं। ठीक है, संतुलित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता के लिए भोजन नियोजन की प्रक्रिया को कई चरणों में बांटते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जो है
आवश्यकता का निर्धारण कर लेते हैं, यानी कि कितनी जो है डिमांड क्या है, डिमांड के हिसाब से यानी कि आवश्यकता। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु, लिंग, स्वास्थ्य, कार्य, शारीरिक स्थिति आदि के अनुसार दैनिक पोषक तत्वों की आवश्यकता का निर्धारण कर लेते हैं, कितना क्या क्या किसको किसको चाहिए, सभी का पूरा एक मैप तैयार कर लेते हैं, एक माइंड मैप तैयार कर लेते हैं कि किसके लिए कितना क्या क्या चीजें होनी चाहिए। फिर उपलब्ध संसाधनों का आकलन करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। पहले हमने देख लिया कि क्या क्या जरूरत है, क्या कितने उम्र के लोग हैं, कि कितना काम करने वाले लोग हैं, क्या क्या चीजें हमको चाहिए। अब दूसरा है, अब हम यह देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है। दूसरी टाइप भोजन सामग्री की उपलब्धता, परिवार की आय, समय, ईंधन, रसोई के उपकरण आदि का आकलन किया जाता है। देखा जाता है कि भाई क्या क्या है, अगर उन तत्वों के हिसाब से मैच बैठ जाता है तो उसको हिसाब से कर लेते हैं, यानी इन्हीं दोनों का तालमेल बैठा करके फिर आगे का काम करते हैं। फिर उसके बाद में हम भोजन सामग्री का चयन करते हैं कि हमको खाना क्या है, जैसे अनाज, दालें, दूध और दुग्ध पदार्थ, फल, सब्जियां, वो साथ क्या करना है। यानी संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए विभिन्न खाद्य समूहों से उचित मात्रा में सस्ती, पौष्टिक और मौसमी खाद्य सामग्री का चयन करते हैं ताकि एक प्रकार से अच्छा हो। फिर उसके बाद में क्या होता है, भोजन की योजना बनाते हैं हम, यानी चुनी हुई भोजन सामग्री से दिन भर के भोजन, नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं का भोजन और बीच के नाश्ते की योजना बनाई जाती है। ठीक है, इससे नाश्ता सुबह आपके अगर दलिया, दूध और केला आप ले सकते हैं, बढ़िया नाश्ता है। ठीक है, फिर दोपहर के भोजन में दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, दही आप ले सकते हैं, बड़ा बढ़िया भोजन है। शाम के भोजन में रोटी, सब्जी, दाल, सलाद ले सकते हैं और बीच का नाश्ता में फल या अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं। ठीक है, शाम मीटिंग में इस तरीके से ये सब आप बढ़िया तरीके से खा सकते हैं, जिससे आपका आहार बढ़िया तरीके से रहेगा। भोजन निर्माण और परोसना, अगले नंबर पर योजना के अनुसार स्वच्छ तरीके से भोजन को बनाया जाए और पौष्टिकता की हानि कम हो, इसका भी ध्यान में रखा जाए और इसके हिसाब से परोसा जाए। फिर उसके बाद में मूल्यांकन करें हम कि भोजन योजना के पालन, पोषक तत्वों की पूर्ति, पसंद नापसंद तथा लागत का मूल्यांकन हम लोग करते हैं और आवश्यकता के अनुसार अगले दिन के लिए सुधार करते हैं, यानी कि अगर आज के दिन में कोई कमी आती है तो उसके हिसाब से अगले दिन हम उस कमी पर नजर डालते हैं और उस कमी को खत्म करते हैं, अगले दिन और अच्छा करते हैं। मूल्यांकन के बिंदु, क्या भोजन आवश्यकता के अनुसार था, इस पर फोकस करेंगे। क्या सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हमको मिले थे कि नहीं मिले थे हमारी योजना के अनुसार। भोजन स्वादिष्ट और आकर्षक था कि नहीं था। कुल लागत बजट के अनुसार थी कि नहीं थी, बजट ज्यादा तो नहीं हो गया था, इसको ध्यान देना है। अगले दिन कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो किया जाए, ना परिवर्तन हो तो उसी हिसाब से आगे काम बढ़ाया जाए। यह होता है भोजन आयोजन के चरण, आहार आयोजन के चरण होते हैं। ठीक है, भोजन आयोजन की प्रक्रिया को एक नजर में फिर से देखते हैं। आवश्यकता पहले देख लें कितनी आवश्यकता है, फिर उपलब्ध संसाधनों को देखें कितने साधन हमारे पास अवेलेबल है, उन्हीं साधनों का प्रयोग करके फिर भोजन सामग्री का चयन कर लेंगे क्या क्या हमको बनाना है। भोजन की योजना बनाए कि कैसे कैसे परोसना, किन किन समय में कौन कौन सा भोजन देना है। फिर भोजन का निर्माण और परोसने की विधि आप अच्छे अपनाएं, फिर मूल्यांकन करें और फिर उसके बाद में अगर कुछ कमी रहती है तो सुधार करें। ये होता है पूरा का पूरा एक चरण। तो याद रखें कि सही भोजन नियोजन से सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समय, श्रम और धन की बचत होती है, भोजन की बर्बादी कम होती है, अगर अच्छे तरीके से भोजन बनाते हैं तो उससे कम होती है। अब विभिन्न आयु वर्गों के लिए भोजन नियोजन के बारे में समझते हैं कि अलग अलग वर्गों के लिए भोजन क्या क्या होता है और कैसे कैसे उसके लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि अब बच्चों के लिए भोजन योजना, दोस्तों बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। इन्हें अधिक मात्रा में विटामिन की जरूरत होती है, बच्चों को खनिज की तथा प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है बच्चों को। भोजन स्वादिष्ट, रंगीन और सुपाच्य होना चाहिए बच्चों का। ठीक है, जैसे कि सुबह काल में बच्चों के लिए नहीं बच्चा बैठा हो तो इसके अंदर सुबह क्या होना चाहिए, सुबह मुख्य खाद्य पदार्थ में दूध, केला, दलिया बच्चों को मिलना चाहिए। आवश्यकता इसकी यानी इससे ऊर्जा की पूर्ति, कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है बच्चे को। मध्याह्न यानी कि दोपहर के भोजन में फल, वेज, सैंडविच, दूध, अंडा ये सब मिल जाना चाहिए। कि मध्याह्न यानी कि थोड़ा सा 7-8 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास विटामिन और प्रोटीन मिलता है इन चीजों से। फिर दोपहर का बच्चों को 4-5 टाइम भोजन लेना चाहिए। फिर दोपहर का भोजन आता है दाल, चावल, सब्जी, दही, इसको खाना चाहिए बच्चे को, इससे ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम की पूर्ति होती है। फिर उसके बाद में जब शाम का टाइम हो तो बच्चे को अंकुरित दाने और जूस पीना चाहिए, इससे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं। फिर रात के भोजन में रोटी, दाल, सब्जी और दूध खाना चाहिए, इससे संतुलित पोषण होता है। तो इस तरीके से ये आपका बच्चों के लिए मैंने एक डाइटरी सिस्टम आपको तैयार कर दिया। ठीक है, कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमने चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है चीजें, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये आपके लिए बिल्कुल मैंने तैयार किया है कि बच्चों के लिए भोजन योजना क्या होनी चाहिए। अब बच्चों से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, किशोरों के लिए भोजन। ठीक है, अब आप किशोर हो चुके हैं, 12 साल से लेकर के 18 साल तक हो चुके, तो किशोर अवस्था में आप आ गए। ठीक है, अब किशोर अवस्था में आपका भोजन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। देखिए, इस आयु में शरीर तीव्र गति से बढ़ता है, इसलिए प्रोटीन की आवश्यकता, आयरन की आवश्यकता, कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। संतुलित आहार से लंबाई, वजन और स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
अधिक मात्रा में हरी सब्जियां और फल बच्चों को मिलता है तो इससे बच्चों का स्वास्थ्य सही रहता है किशोर अवस्था में। जैसे ये बिटिया बैठी हुई किशोर अवस्था के दौर से गुजर रही, 12 से लेकर के 18 साल की है। अब इसको सुबह क्या खाना चाहिए, इस लड़की को या लड़के को, किसी को? मुख्य खाद्य पदार्थों में सुबह मॉर्निंग में इसको दूध, अंडा, दलिया या पराठा खाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, ऊर्जा, प्रोटीन और कैल्शियम की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। फिर इसके बाद में इसको थोड़ा सा 2 घंटे 3 घंटे वेट करने के बाद में फल या ड्राई फ्रूट्स मतलब सूखा ना, सूखा जो मेवा होता है जैसे कि किशमिश, काजू, बादाम, इसको लेना चाहिए। फिर उसके अंदर दूध उसी के साथ। ठीक है, तो ये विटामिन और प्रोटीन की खाद्य पूर्ति करता है। फिर दोपहर के भोजन में दाल, चावल, सब्जी, पनीर या हरी सब्जी इसको लेनी चाहिए बच्ची को। इससे ऊर्जा, प्रोटीन और लोहा यानी आयरन की पूर्ति होती है। साग वगैरह में अगर पालक का साग खाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सायंकाल में अंकुरित दाने और जो है इसमें वो एक प्रकार से केला वगैरह ले सकती हैं। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स इनसे मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है रात्रि के समय में रोटी, दाल, सब्जी और सलाद, ये संतुलित पोषण की एक बढ़िया जो है चार्ट मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वयस्कों के लिए भोजन योजना। वयस्क यानी कि जैसे ये बैठे हुए हैं, मतलब 18 साल से ऊपर पहुंच जाओ उसके बाद में, जैसे हम लोगों के साथ, हम लोगों के लिए वयस्कों के लिए भोजन योजना। वयस्कों को अपनी शारीरिक ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता बनाए रखने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। आहार में प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रेशा पर्याप्त मात्रा में यानी फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। कम वसा, कम शक्कर और अधिक रेशा से भरपूर भोजन होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको जो है आपको वयस्क की अवस्था में जब आप हैं तो आपको कम वसा यानी कि फैट कम खाना है, तैलीय पदार्थ ज्यादा नहीं खाना है और शक्कर यानी कि शुगर वाली प्रोडक्ट कम खाना है। इससे शुगर नहीं होता और मोटापा कम नहीं होता है। अब आप सुबह टाइम में क्या खा सकते हैं, प्रातः काल में आप दूध, फल, दलिया, अंकुरित दाने आप सुबह मॉर्निंग में खा सकते हैं। इससे ऊर्जा, विटामिन और रेशा यानी फाइबर की पूर्ति आपकी हो जाएगी। उसके 2-3 घंटे बाद में आप नट्स और फल खा सकते हैं। ठीक है, सूखे मेवे वगैरह खा सकते हैं। इससे स्वस्थ वसा आपको मिलेगी और विटामिन भी मिलता रहेगा। फिर दोपहर के भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही आप ले सकते हैं। ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज की इससे पूर्ति होगी। शाम मीटिंग में आप चाय या दूध हल्का या नाश्ता थोड़ा सा ले सकते हैं, इससे ऊर्जा और रेशा मिल सकता है। रात्रि के भोजन में रोटी, चावल, दाल, सब्जी और सलाद ले सकते हैं, संतुलित पोषण आपका कंप्लीट होता है। इस तरीके से भाई साहब की थाली में आप देख रहे हैं सब कुछ रखा हुआ है। फिर इसके बाद में आते हैं आप वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होना चाहिए, वृद्धावस्था में आप देखेंगे, अब देखिए कितना अच्छी यहाँ पर तस्वीर आपके लिए रखी गई है। यहाँ पर देखिए दो जो है महिला और पुरुष बैठे हुए हैं, दोनों वृद्ध हैं, दोनों बढ़िया तरीके से एक साथ बैठ कर भोजन कर रहे हैं। ये देखिए, ये भारतीय परंपरा में देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, वृद्धों के लिए भोजन योजना। देखिए वृद्धावस्था में पाचन शक्ति कम हो जाती है, इसलिए हल्के और सुपाच्य और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी तथा अधिक रेशा युक्त भोजन आवश्यक हो जाता है। कम तेल वाला भोजन, कम मसाले वाला भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन भी इस समय करना चाहिए। ठीक है, जैसे सुबह के टाइम में प्रातःकालीन आपको दूध, दलिया या एक प्रकार से इसमें स्प्राउट्स, फल वगैरह आप ले सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता ऊर्जा और कैल्शियम की पूर्ति इससे होती है। मध्याह्न में फल और छाछ यानी थोड़ा सा मट्ठा पी सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं, इससे विटामिन और पाचन में सहायता मिलती है। दोपहर के भोजन में आप जो है मेदू दाल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नरम दाल ले सकते हैं, खिचड़ी, हरी सब्जी, सलाद ले सकते हैं। इससे सुपाच्य होता है, खिचड़ी वगैरह जल्दी पच जाती है, हल्का और पौष्टिक होता है ये। ठीक है, शाम मीटिंग में हल्का नाश्ता, दूध या कुछ कोई जो है सूप वगैरह ले सकते हैं। सूप माने जैसे फल और सब्जियों का सूप बनाया करके बढ़िया तरीके से बनता है तो उससे ले सकते हैं, सब्जियों के रस को सूप कहते हैं। ऊर्जा और ताकत इससे मिलती है। रात्रि के समय में आप खिचड़ी खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं। मूंग की दाल जल्दी पाचन में उपयोगी होती है, इसलिए मूंग की दाल, सूप, खिचड़ी ये सब ले सकते हैं। यह आसानी से पचने वाला भोजन होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि रात का दिन का भोजन तो आप चलते फिरते पच जाते हैं, लेकिन रात्रि वाला भोजन पचने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हर आयु वर्ग की भोजन आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। पहली बात, संतुलित, पौष्टिक, विविध और स्वच्छ भोजन दें। प्रत्येक आयु में आयु के अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति करें। अधिक तैलीय जंक फूड से बचें। मौसमी, स्थानीय और कम जो है खर्चे वाले खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। ये चीजें इसमें फोकस करनी चाहिए। बच्चों को अधिक प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन की जरूरत होती है, दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, किशोरों को लोहा यानी कैल्शियम और आयरन और प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है किशोरों को। वयस्कों को संतुलित और कम वसा युक्त भोजन देना चाहिए। वृद्धों को हल्का, सुपाच्य और विटामिन डी और कैल्शियम युक्त भोजन देना चाहिए। हर आयु वर्ग के लिए मौसमी, ताजा और संतुलित भोजन सर्वोत्तम माना जाता है। इस तरीके से आपने ये समझा कि विभिन्न आयु वर्ग के लिए किस तरीके की चीजें इसमें आपको लेनी चाहिए। भोजन नियोजन में आने वाली समस्याएं, समाधान, महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे भोजन नियोजन में आने वाली जो समस्याएं हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। भोजन नियोजन में कई सारी समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं को थोड़ा सा हम
जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वह कौन कौन सी समस्या है जो भोजन नियोजन में आती है। ठीक है, जैसे कि पहली समस्या पहली समस्या है पोषक तत्वों की जानकारी का अभाव। यानी कभी कभी क्या होता है कि लोगों को पोषक तत्वों के बारे में जानकारी ही नहीं होती है, इसलिए जो है भोजन नियोजन नहीं कर पाती वो महिलाएं। दूसरी बात है समय का अभाव, यानी कम समय नहीं होता, इसलिए ऐसे भोजन का अब घर पे ये बताना तो आसान है। अब मेरे घर पे ही अगर मैं बताऊं तो ये सब जो मैंने आपको बताया, दुनिया भर का ज्ञान बताया है आपको, ऐसा भोजन वोजन नहीं बनता है। ठीक है भैया, डेली जो बनना रोटी सब्जी दाल चावल वही खाते हैं, 2 टाइम का भोजन खाया जाता है। नाश्ते में वही चाय ब्रेड रस वही सब मिल जाता है, वही मिल जाता है, नमकीन नमकीन मिल जाती है। बस ज्यादा कुछ इसमें नहीं रहता कि हाँ भाई बहुत ज्यादा कि फल सब्जियां खूब आ जाती हैं। शहरों में जो बच्चे लोग रहते हैं उनको टाइमली फिक्स होता है, लेकिन गाँव में क्या होता है जो मिल गया वही अपना खा लो। ठीक है, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए उसमें, समझ रहे हैं। दही वगैरह तो भाई गांव घर में दूध वगैरह दूध दही तो खूब बढ़िया मिल जाता है, इसीलिए तो इससे कवर कर लेता है पूरा सब। ठीक है, तो समय की कमी की वजह से भी कभी कभी लोग भोजन का आयोजन नहीं कर पाते। आय और धन की कमी भी गांव मतलब की एरिया में कुछ एरिया में रहती है, इसलिए इतना कौन चले, पैसा पैसा ही नहीं था, रोटी सब्जी ही खा रहे तो कौन मेवा वो खरीदने जाएगा। ठीक है, परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताएं, जो कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है, किसी को घुइया नहीं पसंद है, किसी को बैगन नहीं पसंद है। तो मान लेते हैं किसी को बैगन नहीं पसंद, किसी को घुइया नहीं पसंद है, किसी को घुइया पसंद है, किसी को करेला नहीं पसंद है, किसी को नेनुआ नहीं पसंद है, तो किसी को तरोई नहीं पसंद है। तो भैया अब अगर तरोई की सब्जी बनती तो एक दो व्यक्ति नहीं खाते, किसी बैगन बनी तो वो नहीं खा रहा है, तो अब किसी बैगन के लिए बैगन वाले के लिए अलग बने, तो ऐसे में 10-12 सब्जी बनानी पड़ेगी एक टाइम में, तो ये भी दिक्कत आती है। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग आवश्यकता है तो सभी की आवश्यकता पूरी कर पाना उतना संभव नहीं हो पाता है। कभी बड़ा परिवार जैसे संयुक्त परिवार 15 लोग घर में, तो 15 लोगों की आवश्यकता कहाँ पूरी कर पाएंगे। रुचि स्वाद और आदतों में भिन्नता, अलग अलग लोगों की रुचि अलग होती है, स्वाद लोग अलग अलग खाते, कोई नमक ज्यादा खाता कोई कम खाता है। ठीक है, ये सब चीजें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में भी कभी कमी आती है, कभी कभी ये भी एक समस्या है। गलत खान पान की आदतें और फास्ट फूड का प्रचलन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, मैगी मैक्रोनी से लेकर के तमाम प्रकार की और चीजें हैं जो लोग ज्यादा खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर तमाम सारी चीजें। परंपरागत मान्यताएं और अंधविश्वास जो है ये भी कहीं ना कहीं पे जो है ये भी इसमें जो है दिक्कत करता है, भोजन योजना को बनाने में समस्याएं उत्पन्न करता है। वहीं पर अगर समस्याओं का समाधान कैसे करें, हम जो इस समस्याएं थी, पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त करें, आरडीए के अनुसार भोजन नियोजित करें, पहला समस्या थी उसका उपकरण। दूसरा, समय का सही प्रबंधन करें, पूर्व योजना बनाएं ताकि कार्य करें ताकि समय की कमी ना हो। उपलब्ध संसाधनों में संतुलित और किफायती भोजन योजना बनाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर हमने बताया था, तो देखिए इसमें पहला क्या है, पोषक तत्वों की कमी का अभाव, जानकारी का अभाव, तो इससे क्या करें, इसको कैसे समाधान करें, पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त करें, आरडीए के अनुसार भोजन नियोजित करें। ठीक है, समय का अभाव हो तो क्या करें आप, समय का सही प्रबंधन करें, मैनेज करें समय को। ठीक है, फिर पूर्व की पहले से योजना बना करके काम करें तो समय भी मिल जाएगा। आय यानी धन की कमी, इसको कैसे कंप्लीट करें, उपलब्ध संसाधनों में संतुलित भोजन और किफायती भोजन की योजना बनाएं, यानी जो भी अवेलेबल हो उसी के हिसाब से काम करें और सर्च करें कि भाई क्या किफायती हो सकता है। परिवार के सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताएं, चूंकि विभिन्न आयु लिंग कार्य और स्वास्थ्य के अनुसार भोजन की योजना बनाएं। ठीक है, रुचि स्वाद और आदतों में भिन्नता होती है, इसकी वजह से भोजन को रुचिकर बनाएं, स्वादिष्ट और आकर्षक बनाएं। ठीक है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी, तो इससे क्या करें, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग ज्यादा करें। गलत खान पान की आदतें पड़ जाती हैं, फास्ट फूड का प्रचलन चल रहा है, तो इससे क्या करें, गलत खान पान की आदतों को बदलें, छोड़े उसको, पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें और ये फास्ट फूड वगैरह छोड़ दें, ना खाएं। परंपरागत मान्यताएं और अंधविश्वास की अगर बात की तो वैज्ञानिक सोच डेवलप कीजिए और परंपरागत मान्यताओं से बचें और इस तरीके से भोजन को अपने अच्छा बनाएं ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य ये है इस चीज में, बहुत सारी जानकारी अगर मैं आपको बताऊं महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ फोकस करते हैं तो यहाँ पर तमाम सारी वन लाइनर चीजें हैं आपकी। जैसे भोजन नियोजन से समय धन और श्रम की बचत होती, पहली बात। संतुलित भोजन ही स्वास्थ्य की जीवन कुंजी होती है। आरडीए के अनुसार भोजन नियोजन करना चाहिए। ठीक है, भोजन में सभी प्रमुख पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। विविधता युक्त भोजन शरीर को सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। स्वच्छता का ध्यान रखना भोजन नियोजन का महत्वपूर्ण काम होता है। अगर स्वच्छता नहीं तो भोजन कितना भी अच्छा आप खा ले तो आप बीमारी हो सकती है। मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थ सस्ते और पौष्टिक होते हैं। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। नियमित भोजन करने के लिए शरीर तंदुरुस्त रहता है।
बच्चों, किशोरों, वयस्कों, वृद्धों की खाद्य आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। भोजन का अच्छा नियोजन रोगों से बचाव करता है। रंग, स्वाद, रूप और बनावट भी भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इससे लोग खाने का मन करता है। ठीक, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, वहीं पर भोजन, इससे पूछे जाने वाले जो बहुत सारे बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु, देखिए भोजन नियोजन की परिभाषा और उद्देश्य बहुत पूछे जाते हैं। भोजन नियोजन के सिद्धांत, आरडीए क्या है, आरडीए को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, भोजन नियोजन के चरण लिखिए। ये सब प्रश्न तमाम सारे पूछे जाते हैं जो आपको पढ़ लेने। तो ये सब अगर वीडियो आपने देखा है तो ये सब आपका कंप्लीट हो गया होगा, पहले से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। तो यहाँ पर इकाई संख्या 1 कंप्लीट होती है। इकाई संख्या 1 के 4-5 चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिए। अब इकाई संख्या 1 से हम जो है चर्चा करेंगे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन उससे पहले, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, ये सभी इकाइयों का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स 9984-039-139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों, आप एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और आप किस सेमेस्टर में है। थर्ड सेमेस्टर में है तो थर्ड सेमेस्टर की फीस रखी गई मात्र और मात्र 100 रुपए। तो आपको फीस जमा कर देनी चाहिए। फीस आप खुद भी जमा कर सकती हो, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते। जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगी, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे फीस जमा करेंगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, ठीक है, पीडीएफ नोट, सभी इंपॉर्टेंट, सभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि सभी अब की बार क्या सभी यूनिट यानी इकाई संख्या 1 से लेकर के इकाई संख्या 8 तक के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सभी यूनिट के। इसके साथ साथ आपको एक ही सब्जेक्ट के नहीं, 100 रुपए में आपको सभी विषय से, होम साइंस के साथ शिक्षा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, गृह विज्ञान है, तो उन सभी का मिल जाएगा। सभी विश्वविद्यालय के सिलेबस यही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एक ऑफर आपके लिए भी लॉन्च किया गया है कि जो बच्चे दोस्तों थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर का फीस इकट्ठा जमा करेंगे, उनकी 50 रुपए की बचत रख दी गई है, यानी कि ऑफर चल रहा है। 150 रुपए फीस में बच्चियों आपके लिए क्या व्यवस्था की गई है, 150 रुपए फीस में थर्ड सेमेस्टर आप पूरा पढ़िए ही, फिर उसके बाद थर्ड का पेपर हो जाएगा नवंबर दिसंबर के आसपास, फिर उसके बाद में आपको फोर्थ सेमेस्टर भी पढ़ा दिया जाएगा उसी में। फोर्थ सेमेस्टर का पेपर आपका होगा 2027 मई और जून के आसपास, तो वहां तक आपको पढ़ाया जाएगा इसी 150 रुपए फीस में। और आपको किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी, यानी किताब या सीरीज आपको नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो इसको नहीं, एक आप क्यों हमारा कोर्स ज्वाइन करें, इसके पीछे मैंने लॉजिक आपको बता ही दिया था। एक किताब कम से कम 150-200 रुपए की आती है, ठीक है, और 100 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाता है, सारे यूनिट के नोट्स मिल जाते हैं, आपको भटकना नहीं है। एग्जाम में वही आता जो मैं बताता हूँ, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों के आपको सोल्यूशन के साथ दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, सब कुछ आपको मिलता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मात्र 150 रुपए जमा कीजिए, थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर का 1 साल तक की फीस केवल 150 रुपए है, 1 साल तक चीजें मिलेंगी। आप 600 रुपए खर्च करेंगे 2 सेमेस्टर की सीरीज लेने में, एक सब्जेक्ट की सीरीज, एक पेपर की सीरीज आपको 60 रुपए की पड़ती है, तो 4 पेपर 5 पेपर आपके होते हैं, तो 5 पेपर की सीरीज कितने की पड़ेगी, 300 रुपए की एक सेमेस्टर में, 600 रुपए 2 सेमेस्टर में हो जाएंगे, और 2 सेमेस्टर के केवल 150 रुपए में, एक सेमेस्टर केवल 100 रुपए में। जिनको भी जोड़ना जुड़ जाइए, इस पर एसएमएस कीजिए 9984, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा 039-139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत जो है ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। देर मत कीजिए, क्योंकि देर करेंगे, जितना पहले जुड़ जाओगे तो 100 रुपए में ही आप इतना पहले का आनंद उठा पाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न, भोजन नियोजन का अर्थ क्या है। भोजन नियोजन का अर्थ होता है उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पौष्टिक और संतुलित भोजन की योजना बनाना, इसी को भोजन योजना कहते हैं, भोजन नियोजन कहते हैं, आहार प्लानिंग कहते हैं। दूसरा प्रश्न, भोजन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों परिवार के लिए संतुलित, पौष्टिक और स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध करवाना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है तीसरा नंबर प्रश्न, संतुलित आहार से तात्पर्य क्या है। संतुलित आहार से तात्पर्य होता है दोस्तों सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में हो, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण सब आवश्यक मात्रा में होने चाहिए। आरडीए का पूरा नाम क्या है दोस्तों, आरडी यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहा जाता है ये, ठीक है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस आपका नंबर बी में दिया है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल है। दोस्तों प्रमुख कारक में शामिल नहीं है पूछा गया है, हाँ देखिए आयु शामिल है, लिंग शामिल है, शारीरिक श्रम भी शामिल है, धर्म नहीं शामिल होता है, आप किस धर्म से हैं ये उतना मैटर नहीं करता आहार योजना बनाते समय। भोजन नियोजन के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। भोजन नियोजन के सिद्धांतों में दोस्तों विविधता,
शामिल होता है, पौष्टिकता भी शामिल है, आकर्षण भी भोजन में होना चाहिए, पौष्टिक भी भोजन होना चाहिए, भोजन अलग अलग तरीके से बनाना चाहिए, विविधता उसमें होनी चाहिए, लेकिन असंतुलन भोजन नहीं, संतुलित भोजन होना चाहिए। गलत हो जाएगा यही वाला, यानी यही सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां प्रश्न आपका चुका है, कम लागत में अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना किस सिद्धांत का भाग है? तो कम लागत में अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना दोस्तों, ये किफायती भोजन कहा जाता है उसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भोजन नियोजन का कौन सा सिद्धांत भोजन को रंग, स्वाद, सुगंध और परोसने की विधि से संबंधित है? उसका नाम है आकर्षण, ठीक है। आकर्षण में ही किस तरीके से उस भोजन को का रंग कैसा होना चाहिए, स्वाद, उसका सुगंध और परोसने की विधि जो होती है वह एक प्रकार से उसके आकर्षणता को बढ़ाती है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, भोजन नियोजन का पहला चरण क्या है? तो आहार योजना का या आहार नियोजन का पहला चरण होता है, पहले आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए आवश्यकता हमको क्या क्या है, तो पहला यही होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भोजन नियोजन का अंतिम चरण क्या होता है दोस्तों? मूल्यांकन करना कि क्या जो हम जिस उद्देश्य से हमने भोजन प्लानिंग करी थी, हमारा उद्देश्य सफल रहा कि अन्यथा नहीं सफल रहा, इसको हम फोकस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों के बारे में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, बच्चों खास करके 1 साल से 12 साल के लिए भोजन में किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो बच्चों में दोस्तों खास करके प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग होती है, शरीर का निर्माण होता है, मसल्स का निर्माण होता है, ऐसे बच्चों का शारीरिक विकास ज्यादा होता है, इसीलिए उनमें प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। 12 नंबर प्रश्न, किशोरों खास करके 13 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों के लिए कौन सा पोषक तत्व अत्यधिक आवश्यक होता है? तो ऐसे बच्चों के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की आवश्यकता ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, क्योंकि इस समय भी शरीर का विकास खूब अच्छे तरीके से होता है, इसलिए प्रोटीन और कैल्शियम, क्योंकि दांतों का विकास, हड्डियों का विकास, इन सभी से होता है। 13 नंबर प्रश्न है, वयस्कों के लिए भोजन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वयस्कों के लिए भोजन का मुख्य उद्देश्य कार्य क्षमता बनाए रखना उनकी, चूंकि वयस्क लोग काम करते हैं तो भोजन उनकी कार्य क्षमता को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने ये आपके लिए तैयार किया हुआ है। अगर आप इस वीडियो पे अच्छे खासा व्यूज लाती हैं, सभी दोस्तों के पास मैंने शेयर करती हैं, तो आपको और पढ़ाने का प्रयास मैं करूंगा। सभी यूनिट का नोट्स मिलेगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे आराम से नोट्स से पढ़िए। आगे चल करके आप इसी से एमए करेंगी होम साइंस से, तो आपके लिए बड़ा बेटर रहेगा ये। आप टीजीटी पीएचडी का पेपर देंगे तो इसके लिए आपके लिए बड़ा बेस्ट रहेगा ये, ठीक है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए? तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए भोजन दोस्तों कम कैलोरी, आसानी से पचने वाला भोजन होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, भोजन नियोजन की किस समस्या के कारण अपच या गैस की समस्या हो सकती है? तो होता है असंतुलित आहार की वजह से अपच या गैस की समस्या हो सकती है। अगर भोजन असंतुलित नहीं, कोई प्रोडक्ट, कोई पौष्टिक तो ज्यादा हो गया, कोई कम हो गया, तो इससे दिक्कत हो सकती है। 16 नंबर प्रश्न, समय की कमी की समस्या का समाधान क्या है? समय की कमी की समस्या का समाधान दोस्तों है पहले से योजना बना करके ही काम करें। 17 नंबर प्रश्न, भोजन नियोजन में विविधता का क्या महत्व है? भोजन के नियोजन में विविधता का मतलब होता है स्वाद बढ़ाने और सभी पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए विविधता लाना जरूरी होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भोजन नियोजन में स्वच्छता का क्या महत्व है? स्वच्छता दोस्तों रोगों से बचाव करती है और स्वास्थ्य की रक्षा भी करती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन से, भोजन नियोजन में खाद्य अपव्यय न करना किस सिद्धांत का भाग होता है? तो ये किफायती का भाग होता है। अगर खाद्य अपव्यय नहीं करते तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये किफायती भोजन नहीं कि उसको ज्यादा खत्म ना, मतलब कि ज्यादा उसको व्यय ना करें। आरडी किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो आरडी दोस्तों आपकी आयु, यानी कि आप किस उम्र के हैं, आप महिला हैं कि पुरुष हैं, आपकी शारीरिक वजन कितना है, आप क्या काम करते हैं और आपकी शारीरिक स्थिति यानी स्वास्थ्य आपका कैसा है, इसके हिसाब से आरडीए जो होता है वो आपका दैनिक जीव, मतलब कि एक दिन का पूरा डिसाइड करता है कि आपको कितना भोजन लेना चाहिए। इस तरीके से आपने जो है देखा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और बहुत ही बारीकी के साथ पूरे आपने यूनिट को समझा। अगले यूनिट का वीडियो जल्दी आपके लिए ऐसे आएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लिखा हुआ है को करिकुलर मास्टर। शुक्ला स्टडी पॉइंट को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीए करिकुलर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 3 चैनल आपके हैं जो आप इन सभी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और ये ऐसे ही आप जुड़े रहें और हमारे कोर्स से जरूर ज्वाइन हो जाए। मात्र 100 रुपए का कोर्स है पूरे 3rd सेमेस्टर का, और पूरे 1 साल का 3rd एंड 4th सेमेस्टर के लिए 150 रुपए रखा गया है। वीडियो के बीच में इससे पहले नंबर बता दिया गया है।
ठीक है। नंबर नहीं अगर पता है तो नंबर आप लिख दीजिएगा, इसी पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी पर 9984 039 139 नंबर लिख लीजिएगा, 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। 100 रुपए फीस लगती है, उसमें सभी यूनिट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के नोट्स केवल 100 रुपए में, थर्ड सेमेस्टर का, थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर के लिए फीस 150 रुपए रखी गई है। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं।